दोस्तों, जब भी हम इंसानी इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर पिरामिड्स, टूल्स या फिर आग की खोज जैसी घटनाएं हमें याद आती हैं। लेकिन अगर हम अपनी रिसर्च थोड़ा और पीछे ले जाएं, इंसानी सभ्यता से भी पहले, तो हमें एक और कहानी मिलती है, एक सर्वाइवल की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान ने सिर्फ नेचर से नहीं बल्कि उन शिकारियों से भी लड़ाई की जो उस वक्त के जंगल के असली राजा थे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, शिकारी यानी शायद शेर, बाघ या भेड़िए की बात हो रही है। लेकिन नहीं, बात उन प्रीडेटर्स की है जो आज के टाइम में सिर्फ कहानियों में दिखते हैं या फिर कभी कभी किसी म्यूजियम या फॉसिल सेक्शन में। अगर आप डायनासोर के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी भी गलत हैं। हमारी आज की कहानी किसी एक्सटिंक्ट डायनासोर के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो न सिर्फ लाखों साल पहले इंसानों का पीछा करता रहा बल्कि आज भी जिंदा है। हाँ, आपने सही सुना, उस क्रिएचर का नाम है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। जो मगरमच्छ आपने जू में या डिस्कवरी चैनल पर देखा है, उसका साइज क्रोकोडाइल्स की हिस्ट्री के कंपैरिजन में बस एक ट्रेलर है। क्योंकि जब हम क्रोकोडाइल्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर लगभग 25 मिलियन साल से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ह्यूमंस ने प्रॉपरली 2 पैरों पर चलना भी स्टार्ट नहीं किया था, तब से ये पानी के नीचे छुपकर शिकार कर रहे थे। वैसे उस टाइम पर होमो हेबिलिस और पैरेंथ्रोपस जैसे प्रिमिटिव ह्यूमन स्पीशीज जिंदा थे जो मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे। लेकिन उनके लिए जीवन आसान नहीं था। नदी के पास पानी पीना हो या आराम करना हो, इन क्रोकोडाइल्स की वजह से उनके लिए हर छोटी सी एक्टिविटी भी जिंदगी और मौत का सिचुएशन बन जाती थी। दोस्तों, ये थे क्रोकोडाइलस थॉरबियार्नोसोनी। इनके फॉसिल्स केन्या के लेक तुर्काना के आसपास मिले थे। जब वैज्ञानिकों ने इसका स्कल देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्रीचर इतना बड़ा और खतरनाक था कि उस दौर के इंसानों के लिए शायद यही उसका सबसे बड़ा शिकारी था। इस मगरमच्छ की लंबाई 7.6 मीटर यानी कि 25 फीट थी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 8.2 मीटर यानी 27 फीट तक बड़े हो सकते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक चलता फिरता बायोलॉजिकल टैंक थे। इसका वेट भी 2.5 टन से ज्यादा था, यानी एक छोटी जीप जितना भारी। अब आप खुद ही सोचिए, जब ऐसा विशाल जानवर पानी में घात लगाए बैठा हो तो क्या कोई इंसान खुद को उसका शिकार बनने से बचा पाएगा? वैसे यहाँ डर सिर्फ उसके साइज का नहीं था। क्रोकोडाइलस ब्रूट स्ट्रेंथ का दूसरा नाम थे। आज के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को बहुत ताकतवर माना जाता है क्योंकि इसकी बाइट फोर्स करीब 3700 PSI होती है, जो कि एक भैंस की हड्डी तक को आराम से तोड़ सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रोकोडाइलस की बाइट फोर्स इससे भी ज्यादा थी। अगर कोई इसके जॉज के बीच में आ जाए तो उसका वहां से जिंदा निकलना इम्पॉसिबल था। अफ्रीका के लेक टुर्काना के आसपास का इलाका उस टाइम पर बहुत हरा भरा और उपजाऊ होता था। वहां घने जंगल, नदियां और झीलें थीं, जिस वजह से ये पूरा इलाका किसी भूल भुलैया जैसा लगता था। और वहीं रहते थे हमारे एंसेस्टर यानी शुरुआती इंसान। जैसे ही वे लोग पानी पीने या नहाने के लिए नदी या झील के पास जाते, क्रोकोडाइलस एकदम चुपचाप स्टिल्थ मोड में एक्टिव हो जाता। वो पानी में पूरी तरह छिप जाता, बस उसकी आंखें और नाक ही पानी की सतह पर रहती थी। और जैसे ही कोई शिकार उसके थोड़ा पास आता, वो हवा की स्पीड से उस पर झपट्टा मारता और उसे पकड़ लेता। वैसे तो इस मगरमच्छ के दांत लंबे, शार्प और काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इंसानी हड्डियों पर इसके काटने के निशान नहीं मिले हैं, जिसका मतलब है कि यह मगरमच्छ अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब क्रोकोडाइलस थॉरबियार्नोसोनी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगा, तब एक और नया खतरनाक शिकारी सामने आया, क्रोकोडाइलस एंथ्रोपोफेगस। इसके नाम का ही मतलब है मैन ईटिंग क्रोकोडाइल। ये भी 7.5 मीटर लंबे और करीब 2 टन वजनी होते थे और इसके काटने के निशान वैज्ञानिकों को इंसानी हड्डियों पर मिले हैं। जिनज़ैंथ्रोपस जैसे प्राचीन इंसानों के लेग बोन्स पर इन क्रोकोडाइल्स के दांतों के निशान मिले हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि ये मगरमच्छ एक्टिवली इंसानों का शिकार करते थे। दोस्तों, लेक तुर्काना में सिर्फ यही 2 स्पीशीज नहीं थी। वहां पर यूथोडॉन और प्राचीन नाइल क्रोकोडाइल जैसे और भी खतरनाक क्रोकोडाइलियन स्पीशीज रहती थी। यानी हमारे एंसेस्टर्स के लिए जंगल में सरवाइव करना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, एक डेली वॉर था। पानी पीने से पहले इन्हें अपने चारों तरफ देखना पड़ता था कि लहरों में कोई हल्की सी हलचल तो नहीं है, कहीं दूर से कोई आंखें उन्हें घूर तो नहीं रही। छोटे छोटे सिग्नल जो लाइफ और डेथ का फर्क तय करते थे, और यहीं से इंसानों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ स्ट्रेटजीज बनानी शुरू की।
उन्होंने नदी के किनारे नुकीली लकड़ियां लगाना शुरू किया ताकि मगरमच्छ जैसे जानवर पास ना आ सके। कई बार वो ग्रुप्स में पानी भरने जाते, एक इंसान पानी भरता, बाकी चारों तरफ नजर रखते थे, और जब मगरमच्छ जमीन पर आने लगे तो इंसान ने उनके मूवमेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। धीरे धीरे इंसान ने सीख लिया कि अगर पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले या कोई हल्की सी लहर है तो समझ जाओ खतरा पास में है। उन्होंने पानी के पास छोटे छोटे वार्निंग सिस्टम्स बनाए, जैसे पत्थर या हड्डी से बनी क्लैटर साइंस, जो अगर गिरे या हिले तो बाकी लोग समझ जाएं कि कोई शिकारी आसपास में है। यहीं से इंसानों को समझ में आया कि उनकी असली ताकत टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन में है। दोस्तों, फिजिकल स्ट्रेंथ में इंसान मगरमच्छ के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन दिमाग और प्लानिंग ने इंसानों को वो बना दिया जो आज हम हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्रोकोडाइलस थॉरबायरसोनी और क्रोकोडाइलस एंथ्रोपोफेगस के सिर पर छोटी छोटी सींग जैसी स्ट्रक्चर्स होती थी, जो उन्हें बिल्कुल किसी मिथिकल मॉन्स्टर जैसी बनाती थी। ये सींग शायद वो मेटिंग के लिए यूज करते थे या फिर अपनी टेरिटरी दिखाने के लिए। इवन उनकी आंखें भी आज के क्रोकोडाइल से काफी अलग थी। ये ज्यादा शार्प और नाइट सेंसिटिव थे, जिससे ये रात में भी शिकार करने में माहिर थे। इनका बिहेवियर भी आज के क्रोकोडाइल से ज्यादा एग्रेसिव और टेरिटोरियल था। फॉसिल से मिलने वाले दांतों और जॉ स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये प्राचीन क्रोकोडाइल्स पानी के अलावा लैंड पर भी एक्टिव हंटर्स थे। जब खाने की कमी होती तो ये मगरमच्छ जमीन पर आकर भी शिकार करते थे। इनकी टेल इतनी पावरफुल होती थी कि एक स्विंग में किसी बड़े एनिमल को हिला कर रख देती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये क्रीचर्स इतने ताकतवर, इतने खतरनाक थे, तो फिर ये धरती से गायब कैसे हो गए? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है नेचर के एक सीधे साधे प्रिंसिपल में, या तो ढल जाओ या मिट जाओ, यानी एडप्ट और पेरिश। धीरे धीरे समय के साथ साथ मौसम ने करवट ली, बारिश का पैटर्न बिगड़ने लगा और नदियां झीलें सिकुड़ती चली गईं। ये बड़े मगरमच्छ जो हमेशा गहरे पानी में रहते थे, लेकिन जब वही पानी कम होने लगा तो उनके लिए जिंदगी एक संघर्ष बन गई। फिर शुरू हुई खाने की कमी। जैसे जैसे बड़े शाकाहारी जानवर घटने लगे, इन भारी प्रीडेटर्स को पेट भरने लायक शिकार मिलना मुश्किल हो गया। अगर कोई 2.5 टन वजनी जानवर दिन भर कुछ न खाए तो उसकी एनर्जी नीड्स ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसके बाद आया जेनेटिक मुकाबला। नाइल क्रोकोडाइल जैसी छोटी स्पीशीज लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सरवाइव कर लेती थी। वो तेजी से रिप्रोड्यूस करती थी और एनवायरनमेंट बदलते ही खुद को भी ढाल लेती थी। धीरे धीरे यही स्पीशीज इन जायंट्स की जगह लेने लगी और आखिर में आया एक इनविजिबल लेकिन सबसे ताकतवर बदलाव, ह्यूमन इम्पैक्ट। जैसे जैसे इंसान ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, उसने नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे पानी के किनारों को रहने लायक और सुरक्षित बनाना शुरू किया। वहाँ छोटी छोटी बस्तियां बसाई गई और खाने पीने पर उसका कंट्रोल बनने लगा। अब क्रोकोडाइलस जैसे प्रीडेटर्स के लिए जगह नहीं बची थी, जिस वजह से इनका अंत हो गया। वैसे दोस्तों, आज भी मगरमच्छ इंसानों के लिए खतरा है। हर साल अफ्रीका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में 1000 से ज्यादा लोग क्रोकोडाइल अटैक से मारे जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक समय क्रोकोडाइलस थॉरबायरसोनी जैसे मॉन्स्टर्स जिंदा थे, जबकि आज के मगरमच्छ कंपैरेटिवली छोटे और मैनेजेबल हैं। लेकिन फिर भी वो डर, वो हेजिटेशन कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये हमारी एवोल्यूशनरी मेमोरी है। शायद इसीलिए हम आज भी पानी के किनारे नेचुरली सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्सटिंक्ट मगरमच्छ की नहीं है, ये एक एवोल्यूशनरी बैटल की कहानी है, जहाँ शिकारी और शिकार दोनों ने सरवाइव करने के लिए हर लेवल का एडेप्टेशन किया। और अंत में जीता कौन? वो नहीं जो सबसे बड़ा या ताकतवर था, बल्कि वो जिसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, और वो था इंसान। तो अगली बार जब आप किसी नदी या झील के पास हो तो एक पल ठहर कर उस शांत पानी की सरफेस को ध्यान से देखिए। क्या पता क्रोकोडाइलस की यादें अब भी वहां किसी कोने में मौजूद हो। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको किस जानवर से सबसे ज्यादा डर लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।